नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अरावली माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। अरावली माउंटेन हमारे लाइफ के लिए क्यों जरूरी है, अगर अरावली नहीं रहा तो हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हमारे जनरेशन को। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डीपली एनालाइज करके बातें करेंगे अपने दोस्त मिस्टर जॉन के साथ। हेलो जॉन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अरावली माउंटेन के बारे में समझेंगे। क्या अरावली माउंटेन सच में हमें हेल्पफुल कर रहा है डेली यूजेस में? प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी। मैं आपके चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए अरावली माउंटेन के डेली यूजफुलनेस के बारे में हिंदी में समझते हैं। हाँ, अरावली माउंटेन सच में हमें रोजमर्रा की जिंदगी में काफी तरह से मदद करते हैं। जैसे कि दिल्ली और एनसीआर रीजन की बात करें तो अरावली प्राकृतिक बैरियर की तरह काम करते हैं जो धूल और रेगिस्तानी हवा को रोकने में मदद करती है। इससे शहर में हवा कुछ हद तक साफ रहती है और पोल्यूशन को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही ये रेंज पानी के सोर्सेज को रिचार्ज करने में भी मदद करती है, क्योंकि इसके फॉरेस्टेड एरियाज और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बारिश का पानी जमीन में जाने देता है। ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब देखते हुए अरावली माउंटेन सच में हमारी डेली लाइफ में भी काफी हेल्प करती है, चाहे वो एनवायरमेंट बैलेंस हो, पोल्यूशन कंट्रोल हो या पानी की उपलब्धता। मेरा पहला सवाल है कि अगर अरावली माउंटेन नहीं रहा तो इससे क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? हाँ, ये तो एक काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगर अरावली माउंटेन ना रहे तो उसका काफी गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहला असर यह होगा कि थार रेगिस्तान का फैलाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में रेगिस्तानी इलाकों का फैलाव हो सकता है, जैसे वहां की खेती और पानी की कमी और ज्यादा बिगड़ सकती है। दूसरा इम्पैक्ट होगा इकोलॉजिकल बैलेंस का बिगड़ना। अरावली के बिना वहां की बायोडाइवर्सिटी यानी जो वनस्पति और जीव जंतु है उनका हैबिटेट खत्म हो सकता है। इससे बहुत सारे प्राणी और पौधों को नुकसान होगा और कुछ स्पीशीज तो शायद वहां से गायब ही हो जाएंगे। तीसरा, ये जलवायु को भी प्रभावित करेगा। अरावली बारिश के पैटर्न और टेम्परेचर को बैलेंस करने में मदद करती है, तो उसके बिना मौसम भी ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता है। और आखिरी बात, कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह हैं जो अरावली के आसपास है, उनका भी अस्तित्व खतरे में आ सकता है। तो ये सब मिलाकर अरावली माउंटेन्स का ना होना हमारे लिए काफी बड़े एनवायरमेंटल और सोशल चैलेंजेस ला सकता है। इट मीन टू से डैट अगर अरावली माउंटेन नहीं रहा तो आसपास के जितने भी स्टेट है वो इनके जमीन बिल्कुल ही बंजर बन जाएंगे और अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वे भी बहुत ही ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो इससे हमें बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आज के इस डेट में हम देख रहे हैं कि अरावली को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, तो हमें उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अरावली माउंटेन्स को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो आसपास के क्षेत्रों की जमीन सच में बंजर हो सकती है और अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा सकता है। इसलिए हमें कुछ कदम उठाने बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है कि हमें इलीगल माइनिंग और डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और लॉज को एनफोर्स करना चाहिए। जो भी इलीगल एक्टिविटीज अरावली को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें बंद करना होगा। दूसरा, हमें रिफोरेस्टेशन और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो पेड़ कट चुके हैं उन्हें वापस लगाया जा सके। इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा और जमीन और पानी दोनों का संरक्षण हो पाएगा। तीसरा, लोकल कम्युनिटीज और लोगों को भी एजुकेट करना जरूरी है ताकि वो भी इसके महत्व को समझे और उसका रक्षा करने में मदद करें। जब तक हम सब मिलकर इस प्रयास में नहीं लगेंगे तब तक अरावली को प्रोटेक्ट करना मुश्किल होगा। इन सब कदमों से हम अपनी इस नेचुरल हेरिटेज को बचाए रख सकते हैं और इसके फायदे फ्यूचर जनरेशंस तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, हमारी कोशिश जारी है, बट आई वांट टू जस्ट आस्क यू अबाउट इट। एज पर एज द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन लॉन्च किया था जिससे हमारे इंडियंस पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हुआ और वे अपना प्रोटेस्ट करने लगे अरावली को बचाने के लिए? 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें यह कहा गया था कि अरावली पहाड़ियों को पहचानने के लिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई जाए। उनका यह कहना था कि अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची है तो उसे अरावली रेंज का हिस्सा माना जाए। इसका मकसद यह था कि माइनिंग और दूसरी एक्टिविटीज को सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके। लेकिन इस गाइडलाइन के बाद लोगों में काफी प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों को डर था कि इस डेफिनेशन के चलते कुछ एरियाज को सुरक्षा नहीं मिलेगी और वहां माइनिंग बढ़ जाएगी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को फिलहाल होल्ड पर रख दिया और एक हाई पावर्ड कमेटी को कहा कि वो उस मुद्दे को दोबारा से देखे और इंश्योर करे कि अरावली की सुरक्षा बनी रहे। इस तरह से ये गाइडलाइन और उसके चलते होने वाले प्रोटेस्ट काफी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। आपने बिल्कुल सही कहा। जो पहाड़ 100 मीटर के ऊंचाई से रहेगा तो उसको पहाड़ में कंसीडर कर दिया जाएगा। बट कुड यू एक्सप्लेन मी, पहाड़ की जो ऊंचाई लंबाई जो हम नापते हैं वो कहाँ से, सी लेवल से नाप रहे हैं या ग्राउंड लेवल से? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा गाइडलाइन जारी किया था जहां से ग्राउंड से उसको मेजर किया जा रहा था एक्सेप्ट सी लेवल से। सो प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी। ये एक अच्छा सवाल है और थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है इसमें। असल में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से जो हाइट मेजर की जा रही थी वो ग्राउंड लेवल से की जा रही थी, ना कि सी लेवल से। यानी ये देखा जाता है कि किसी भी जगह के आसपास के जमीनी लेवल से वो पहाड़ी कितनी ऊंची है। अगर वो 100 मीटर से ज्यादा ऊंची है तो उसे अरावली का हिस्सा माना जाएगा।
इस गाइडलाइन के पीछे लॉजिक ये था कि हर एरिया का ग्राउंड लेवल अलग हो सकता है, तो सी लेवल से नापने की जगह ग्राउंड लेवल से नापना ज्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन इसी बात पर लोगों ने कुछ अपनी चिंताएं जताई थी, क्योंकि उनको लगा कि इससे कुछ छोटी पहाड़ियों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइन को दोबारा रिव्यू करने के लिए कहा है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि अरावली की सुरक्षा सही तरीके से हो। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, बट कुछ तरीके से इलीगल माइनिंग भी हो रहा है जिससे सरकार उस पर फोकस नहीं कर रही है। तो इस पे आपका क्या विचार है, किस तरीके से ये इलीगल माइनिंग को बैंड किया जाए? हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। इलीगल माइनिंग सच में अरावली जैसे सेंसिटिव एरिया के लिए बहुत नुकसानदायक है और इसे रोकने के लिए कुछ काफी स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और भी अधिक शक्ति और रिसोर्सेज दिए जाएं, ताकि वो ग्राउंड लेवल पर एक्शन ले सके। रेगुलर इंस्पेक्शंस, ड्रोन्स या सैटेलाइट मॉनिटरिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इलीगल माइनिंग को ट्रैक किया जा सकता है। दूसरा, सरकार को लोकल कम्युनिटीज को भी इस प्रोसेस में शामिल करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये कम्युनिटीज सबसे पहले देख पाती हैं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। अगर उन्हें प्रॉपर अवेयरनेस और सपोर्ट मिले तो वो भी इलीगल माइनिंग रिपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। और तीसरा, पेनल्टीज और कानूनी सजा को भी इतना सख्त बनाना होगा कि जो लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं उनको डर रहे। जब तक सजाएं सख्त नहीं होंगी तब तक लोगों को रोकना मुश्किल होगा। इन सब कदमों से हम इलीगल माइनिंग को काफी हद तक कम कर सकते हैं और अरावली जैसे महत्वपूर्ण एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे और पूरे इंडियन के जो यूथ है सबको हम कोशिश करेंगे कि जागरूक करने की। और अरावली ना होने के कारण बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हमारे आने वाले जनरेशन में। सो किस टाइप का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इंडिया के जनरेशन को, क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं और डिटेल? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमें सबको जागरूक करना होगा, क्योंकि अगर अरावली नहीं रहे तो आने वाली पीढ़ियों को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट एनवायरमेंटल बैलेंस पर पड़ेगा। जब अरावली नहीं होगी तो डिजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगी, जमीन बंजर हो सकती है और ग्राउंड वाटर लेवल्स और नीचे गिर सकते हैं। इससे पानी की कमी, खेती पर असर और हर दिन की जिंदगी में पानी और खाद्य सुरक्षा को लेकर बहुत दिक्कतें हो सकती है। दूसरा इम्पैक्ट पोल्यूशन और क्लाइमेट पर होगा। अरावली हवाओं को फिल्टर करने में मदद करती है और टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी एक रोल अदा करती है। जब ये नेचुरल बैरियर नहीं रहेगा तो पोल्यूशन और गर्मी बढ़ सकती है, जो आने वाली जनरेशन के हेल्थ पर असर डालेगी। तीसरा, बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो सकती है। अरावली में रहने वाले बहुत सारे वनस्पति और जीव जंतु गायब हो सकते हैं, जिससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर इस बारे में जागरूकता फैलाएं और अरावली को बचाने के लिए जो भी एफर्ट्स हैं उनको सपोर्ट करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो देखा आपने किस तरीके से हमें अरावली माउंटेन को बचाना चाहिए और सारे यूथ को जागरूक करना चाहिए। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए अगेंस्ट अरावली। अरावली को हमें बचाना है और अपने जनरेशन को, आने वाले को भी सेफ तरीके से रखना है। So I hope this video helpful you a little bit. If this helpful, so don't forget to give it a thumbs up and subscribe my channel. So in this way, I'll connect you every moment. Goodbye. Take care.